आजकल की तेज तर्रार जिंदगी में क्रेडिट कार्ड होना बेहद जरूरी है। इमरजेंसी के लिए हो या फिर मनचाही चीजें खरीदने के लिए। बाय नाउ पे लेटर के इस मंत्र को खूब अपनाया गया है, लेकिन क्या क्रेडिट के इस्तेमाल के साइड इफेक्ट्स हैं और वैसे इनका सही इस्तेमाल होता कैसे है? क्रेडिट कार्ड से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे योर मनी में आज, और साथ ही होगी आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं हूं कविता थपलियाल और हमारे साथ आज है ऑनलाइन financialplanning.in के कार्तिक जवेरी। आपका स्वागत है कार्तिक। थैंक यू। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं चर्चा की, जो कि हमारी आज चर्चा होगी क्रेडिट कार्ड्स पर। कार्तिक, बाय नाउ पे लेटर पेमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में लोग इतने कैरिड अवे हो जाते हैं कि एक दो तो छोड़िए 8-9 क्रेडिट कार्ड उनके पास होते हैं। तो बेसिकली आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्रेडिट कार्ड के प्रति, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, इस्तेमाल में किस तरह की सतर्कता आपको बरतनी चाहिए? देखिए, क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी है, जैसे कि आपने बताया। अगर आप एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखें तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक फ्री मनी, यानी कि मुफ्त का पैसा ऐसा नहीं है आपके लिए। यदि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के हिसाब से कीजिए, खर्चा कीजिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है। आपको कहीं पे ज़्यादा पैसा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हर जगह पे एक्सेप्टेंस है, देश में हो विदेश में हो, हर जगह पे क्रेडिट कार्ड की बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। तो उस तरह से अपनी आप लाइफस्टाइल जो है वो प्लास्टिक पे आप जी सकते हो, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर उसके समय सर उसका पैसा भर दीजिए। इंटरेस्ट मत पे कीजिए, क्योंकि वो जो रोलिंग हो जाता है वो बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि वो 36% के आसपास इंटरेस्ट लगता है आपको। तो आपको लगता है कि मैं चलो इतना मिनिमम पे कर दूं और नेक्स्ट मंथ देख लेंगे, तो देख लेंगे कि चक्कर में बहुत बार बड़े प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप ध्यान न रखें और ये अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर ऑब्वियसली आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं इतना पैसा क्यों दूं। सेटलमेंट वाली बात हो जाती है, तब तक आपका नाम सिबिल में पहुंच जाता है। सिबिल में आप एक डिफॉल्टर की तरह रजिस्टर हो जाते हैं, और वो फिर सारी जिंदगी अगले 10-20 साल आपको एक्सप्लेन करता रहने का पड़ेगा लोगों को कि क्या गलत हुआ था, और बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। बिल्कुल, तो इन सब मुद्दों पे हम एक एक करके आते हैं, लेकिन अब जैसे कि आपने बताया कि फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, ऐसे में जाहिर तौर पे अब क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है जो आपको तय करनी चाहिए। तो वो लिमिट आप कैसे तय करें, कैसे देखें कि आप ओवरबोर्ड ना चले जाए अपने खर्चों के लिए? देखिए, वैसे तो मुश्किल है, क्योंकि आप ये नहीं सोच के जा सकते कि आज मैं शॉपिंग में कितना करूंगा, तो एकदम एक्यूरेट लिमिट करना मुश्किल है। पर एक ब्रॉड अगर आपको आइडिया है कि अगर मैं शॉपिंग करता हूं तो इतना है, अगर ग्रोसरीज है मेरा मंथली बिल इतना होता है, तो उस प्रकार के अगर आप कुछ बजट्स बना के चलें तो ये एक आपको फायदेमंद वाली चीज़ है। हमारे देश में ऐसे क्रेडिट कार्ड्स नहीं है जहाँ पे हम प्रीसेट लिमिट कर दें कि चाहे उसका क्रेडिट लिमिट हमारे साथ 50,000 का हो, पर हम जब यूज़ करेंगे तो उसका क्रेडिट लिमिट हम 20,000 पे कैप कर देंगे। ये सिर्फ ऑनलाइन वर्जन में पॉसिबल है, पर ऑफलाइन वर्जन में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे क्रेडिट कार्ड आप स्पेंड करते हैं तो आपके फ़ोन पे आपको SMS के जरिए इन्फॉर्मेशन आता है, आपको ईमेल के इन्फॉर्मेशन आता है, तो आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितना खर्चा हो गया। और अगर आप लिमिट की बात करें तो लिमिट तो बैंक देती है ऑब्वियसली आपको। अगर आपको ज़्यादा लिमिट चाहिए तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को देना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे बैंक ये डिसाइड करेगी कि आपको ज़्यादा लिमिट दी जाए कि नहीं। शॉपिंग के अलावा और कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए? वैसे तो आपको हर एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है। वो इसलिए है कि ट्रैकिंग और अकाउंटिंग के पर्पज से बड़ा इंटरेस्टिंग एक जरिया है। मैं लोगों को ये भी सलाह करता हूँ कि एक नहीं, आप कम से कम 4 कार्ड रखिए। 4 इसलिए रखिए कि 2 कार्ड आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखिए, 2 कार्ड आप अपने ऑफिशियल यूज़ के लिए रखिए, कि आप अगर कंपनी के ट्रैवलिंग पे जाते हैं, आप चाहे सैलरीड हो तो भी आपका कुछ खर्चा होता है जिसपे कंपनी आपको रीइंबर्समेंट देगी बाद में। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ऑब्वियसली आपको जो भी खर्चा करना है वो एक आप कंपनी के कार्ड अलग रखें, पर्सनल कार्ड अलग रखें। उससे हर एक का ट्रैकिंग ठीक तरह से होता है। साल के एंड में अगर आप चाहे तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना हुआ। बिल्कुल, ट्रैकिंग पर ही मैं आना चाहती हूँ। यहाँ पे मंथली ट्रैकिंग फिर कैसे होनी चाहिए, पेमेंट्स आपको कैसे ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपके पास 3 से 4 क्रेडिट कार्ड्स हुए तो? देखिए, इसमें भी 2-3 तरीके हैं। सबसे सीधा और आसान तरीका तो यह है कि जैसे आपका बिल आता है सबके लिए आप एक ईमेल वाला प्रोसीजर सेटअप कर दीजिए, सब कुछ ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दीजिए। तो जैसे आपके पास बिल आता है तुरंत पैसा भर दीजिए 2-3 दिन में, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा कि आप कहीं पे भी लेट हो जाए। दूसरे आप ये कर सकते हैं कि हर महीने आपके जो भी 3-4 कार्ड्स है उसकी डेट्स आप देख लीजिए कि करीब करीब, जैसे कि मेरे अपने एग्जांपल में मैं 5 तारीख या 7 तारीख के आसपास हर महीने सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड चेक कर लेता हूँ,
और मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ, चाहे मुझे स्टेटमेंट मिला हो ना मिला हो, मैं देख लेता हूँ कितना आउटस्टैंडिंग है, मैं इमीडिएटली पे ऑफ कर देता हूँ। तीसरा तरीका ये है कि आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज आप कितना स्पेंड करते हैं, तो आप बैंक में आप डायरेक्ट डेबिट के जरिए इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो मैनेज करना वैसे तो काफ़ी आसान है, पर थोड़ी सी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दिखा सके तो फिर आप डिजर्व भी नहीं करते कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड हो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने पेमेंट में देरी कर दी है तो यहाँ पे सिविल में आपका रिकॉर्ड खराब हो सकता है, उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे आप? देखिए, ये हो जाता है कि कभी हमें लगता है कि हमारी गलती नहीं है और हमारा कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो जब तक डिस्प्यूट चलते रहता है तो उतने टाइम में आपके रिकॉर्ड जो है वो सिविल तक पहुंच जाते हैं कि फलाने इंसान ने ये इतना 30 दिन का डिले कर दिया या 60 दिन का डिले कर दिया। अब इससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगला जो कोई भी आप पे इंक्वायरी करेगा, जो सिविल का रिपोर्ट आपके पे निकलवाता है, कहीं आपको कार लोन की ज़रूरत है या होम लोन की ज़रूरत है, तब वो देखता है कि कहीं पे तो आपका कुछ केस चल रहा है, कुछ इशू चल रहा है, या कहीं पे आपने कुछ तो डिफ़ॉल्ट किया है, तो वो हमेशा आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये क्या प्रॉब्लम है। और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है तो भी आप अगले 10 साल तक लोगों को एक्सप्लेन करते चलोगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो एक भी ब्लैक मार्क अगर आपके रिकॉर्ड में आ गया तो ये ऑब्वियसली आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए आप ट्राई कीजिए कि एक भी प्रॉब्लम ना हो, और कोई प्रॉब्लम है तो उसे पनप न दे, उसको इमीडिएटली वहीं का वहीं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, उसको फॉलो अप कीजिए और सॉल्व कर बैंक के साथ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, यानी इस प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल आपको बहुत ही समझदारी से करना होगा। फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। मेरे साथ हैं ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लानिंग .in के कार्तिक जवेरी। लेते हैं शो का पहला सवाल। यहाँ पे अलीगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं विनीत पाठक। गुड इवनिंग विनीत, सवाल पूछिए। विनीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पे विनीत नहीं है, लेकिन कार्तिक, इनका सवाल मेरे पास है। अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग ही करवाना चाहते हैं, जिनकी डिटेल्स उन्होंने दी है कि इनकी फैमिली में इनकी मॉम है 58 इयर्स की, फादर है 64 इयर्स, इनकी उम्र है 33 साल की, और वाइफ है जो कि 29 साल की है, और 1 महीने की इनकी बच्ची है। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने LIC की 2 मनी बैक पॉलिसीज़ ली हुई हैं, जिनमें ये सालाना 64,000 रुपये डालते हैं। इनके हिसाब से इन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। PPF में डालते हैं 10,000 रुपये। साथ ही अपने पेरेंट्स के लिए उन्होंने कुछ हेल्थ प्लान भी लिए हुए हैं। मदर के लिए जो हेल्थ कवर है वो है 3 लाख का, और फादर के लिए है 2 लाख का। और ये जो इन्होंने हेल्थ प्लान लिया है यूनाइटेड इंडिया जनरल इंश्योरेंस से। इसके अलावा इन्होंने अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए भी मेडिक्लेम पॉलिसीज़ ली हुई है। 5 लाख का कवर है, और अपोलो म्यूनिक फैमिली फ्लोटर इन्होंने लिया हुआ है। एक अच्छी बात है कार्तिक, इन्होंने अपने लिए टर्म प्लान लिया हुआ है 50 लाख का, और उसके ऊपर राइडर लिया है क्रिटिकल इलनेस का एगॉन रेलिगेयर से। मेरे ख्याल से शायद टर्म प्लान इनके पास कम है, लेकिन यहाँ पे इनके फ्यूचर गोल्स भी कई सारे हैं। हमारे साथ विनीत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत, आपके गोल्स के बारे में जानना चाहेंगे। आपका पोर्टफोलियो तो हमने यहाँ पर देख लिया है, लेकिन आपके लक्ष्य क्या है? Actually, I want to purchase the home in Delhi NCR region, and also for the future for retirement. So, ठीक है, तो आपको घर खरीदना है। ये कितने साल के अंदर है, और कितना आपको कितने राशि की जरूरत होगी? 50 lakhs in next 3 to 5 years. चलिए, यहाँ पे इनकी आवाज़ नहीं आ रही है हमें, लेकिन कार्तिक, इन्हें 2 से 3 साल में घर खरीदना है, और इनको अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। रिटायरमेंट के लिए कहते हैं कि इनको 2 करोड़ रुपए चाहिए, और साथ ही अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए भी इनको कुछ पैसों की ज़रूरत है, जिस पर क्लैरिटी फ़िलहाल नहीं दी गई है कितने साल में इनको कितने पैसे लगेंगे, है ना। तो सबसे पहले इन्होंने देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो प्योरली इन्वेस्टमेंट होती है PPF के अलावा, जो कि अगेन बहुत कम मुझे लगती है, कुछ नहीं किया हुआ है। LIC की मनी बैक पॉलिसी उन्होंने ली हुई है, और वही इनके हिसाब से इकलौती इन्वेस्टमेंट है। क्या सलाह होगी? वही तो बात है कि सुनने में तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, पर जब ये LIC की बात आ गई तो लगा कि ना बहुत सारा पैसा जा रहा है। विनीत, आपका एक गलत जगह पे जा रहा है। अव्वल तो ये डिसीजन ही गलत था। देखिए, क्योंकि आपने टर्म भी लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको एक आइडिया है कि यदि आप एक 10 लाख का कवर लेते हैं तो करीब करीब आपकी उम्र के आसपास आपका जो प्रीमियम होगा वो करीब 3-4 हज़ार 5 हज़ार से ज़्यादा मेरे ख्याल से होगा नहीं।
तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इतना सारा 64,000 रुपया प्रीमियम दे रहे हैं, जो मनी बैक पॉलिसी आपने शुरू की है 2 साल पहले, क्या आपने इस पे चेक किया था कि इसमें क्या मिल रहा है आपको? पिछले 10 साल से 12 साल से तो LIC 4% का रिटर्न दे रही है इन टाइप की पॉलिसीज पे, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि आपका पैसा यहाँ पे वेस्ट हो रहा है और ये एक बहुत बड़ी रकम है जो आपकी प्लानिंग में से जा रही है। अगर आपको बुरा ना लगे तो ये बता दूं कि ये पैसे को भूल जाइए, पॉलिसी लैप्स करा दो और बाकी का पैसा PPF जैसे अच्छी चीज़ों में डालो। म्यूचुअल फंड भी आप खरीद सकते हैं और आप अपने लिए जो टर्म प्लान है, जैसे कि कविता भी कह रही थी कि थोड़ा सा कम है, तो अगर आपका टर्म प्लान करीब करीब 70-80 लाख जितना हो जाता है तो दैट इज़ अ गुड लेवल टू बी एट। तो वैसा टर्म कीजिए। बाकी अगर आप PPF में भी इन्वेस्ट करते हो तो भी आप 3 गुना पैसा कमा लेंगे, अगेंस्ट आप ये मनी बैक टाइप की पॉलिसी में जाने के अगेंस्ट में। PPF में बहुत कम है, केवल 10,000 रुपए ये डालते हैं सालाना। यहाँ पे तो आपको डेफिनेटली और निवेश करने की जरूरत है। हाँ, वो आप कर सकते हैं ऑब्वियसली। PPF एक लगभग 8-8.5% आपको मिलता है, तो प्री टैक्स बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि ये 12-13% का एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक जाहिर सा इन्वेस्टमेंट है, सेफ है, सॉवरेन गारंटी है, वो सारी एडवांटेजेस है आप पे। पर कभी कभी प्लानिंग में ये निकल के आता है कि शायद आपको दूसरी जगहों पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत होती है, क्योंकि एक तो होता है कि आपको ग्रोथ एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, दूसरा ये होता है कि अगर आपने कंजर्वेटिव किया है तो कंजर्वेटिव में सबसे अच्छे एसेट्स पे करें, और कंजर्वेटिव के अच्छे एसेट्स में ये PPF एक ऐसा एग्जांपल है जो बाहर उभर के आता है। तो ये तो बात हो गई आपके जो अभी के इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी। आप चाहे तो PPF को इंक्रीज कर सकते हैं, समरी हमारी यही है। हेल्थ कवर का क्या? उसके बाद में आपने रीजनेबल लेवल के हेल्थ इंश्योरेंसेस लिए हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलरेडी इनके पेरेंट्स क्वाइट एजेड है, तो जो इनकी पॉलिसी है वही चलाते रहिए। आपके लिए जो आपने 5 लाख का फ्लोटर लिया इज अ ग्रेट आइडिया। आप चाहे तो उस पर टॉप अप करा सकते हैं और 5 लाख का। ये जो टॉप अप वाले प्लान होते हैं वो बहुत ही सस्ते दाम पे मिलते हैं आपको, और ये कुछ इस प्रकार से चलते हैं कि यदि कभी किसी क्लेम की जरूरत पड़ गई तो आपके इनिशियल जो पॉलिसी होगी वो पहले यूज जाएगी, और जब आपका 5 लाख का लेवल क्रॉस हो जाता है तभी ये पॉलिसीज जाके यूज होती है। तो इसका ऑब्वियसली इसकी वजह से इसका प्रीमियम बहुत छोटा होता है। बात करते हैं आपके होम लोन की, और जो होम गोल है आपका कि घर खरीदना है आपको 40 लाख, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि करीब करीब 20-25% आप जुटाना चाहेंगे, तो यानी कि आपको 25 से 30 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर महीने अगले 3 साल के लिए, तब जाके आपके पास ये रकम बनेगी जिससे आप अपना डाउन पेमेंट करेंगे। बाकी तो ऑब्वियसली आपको होम लोन से लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि इनके पास सिर्फ 2 से 3 साल है कार्तिक, तो मेरे ख्याल से ये किसी इक्विटी का जरिया तो नहीं अपना सकते। ऑब्वियसली ये तो रिकरिंग डिपॉजिट में ही जाएगा पैसा, क्योंकि यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म है, प्लस हमें किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं चाहिए इस पे। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन और मैरिज फंड्स की। आपकी जो बच्ची है उसके लिए देखिए, एक बच्चे के लिए हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपए की एक SIP करने की ज़रूरत है म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे हम उम्मीद ये लगाते हैं कि हमको 14 से 15% तक का रिटर्न मिलेगा, और ये आपको करना है अगले 20 से 25 साल तक, क्योंकि जितना खर्चा होगा एवरेज इंडियन खर्चे को ही हम लेके चल रहे हैं, तो उस प्रकार से आपकी एजुकेशन प्लानिंग हो जाएगी। अगर रिटायरमेंट की बात करें तो जो 2 करोड़ का एस्टिमेट आप दे रहे हैं वो आपके हिसाब से सही है या गलत, ये आप खुद सोच लीजिए। मैं आपको हाँ एग्जैक्टली, और मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि यदि आपका आज के और बाकी अन्य व्यूअर्स के लिए भी कि अगर 25,000 रुपये का आज की तारीख में आपका खर्चा और करीब 30-35 की उम्र है, तो आपको रिटायर होते होते करीब 6 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, कि जिसमें से आप वो सेम टाइप ऑफ लाइफस्टाइल जी पाएंगे, ना ज्यादा ना कम। इसके लिए आज की तारीख में अगर आप चाहें इस प्रकार का गोल अचीव करना है, अगर आपको 100% सक्सेस रेट से, तो आपको करीब करीब 13 से 15 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अगेन इक्विटीज में हर महीने। उसके विपरीत अगर आप कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि LIC वगैरह है, तो आपको करीब करीब 1 लाख पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम सिर्फ 3 या 4% या 5% की उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं। तो कार्तिक, यहाँ पे कुल मिला के इनको कितने की SIP करनी होगी तमाम गोल्स को ध्यान में रखते हुए? अगर हम इक्विटी के जरिए जाएं, वो वाला स्ट्रेटेजी लेके चले, तो फिर हमारा 15,000 एजुकेशन के लिए बनता है और 15,000 रिटायरमेंट के लिए बनता है, तो 30,000 तो बेयर मिनिमम है जो आपके लिए बनता है, प्लस 30,000 आपकी सिप होगी रिकरिंग डिपॉजिट में जो आपके होम गोल के लिए होगी। चलिए, तो यहाँ पे आपको तमाम इन्वेस्टमेंट्स की सलाह दे दी गई है, लेकिन आपको अपने गोल्स पर शायद विनीत यहाँ पे वर्क करने की जरूरत है, और जब भी आप अपना निवेश शुरू करें डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए उसमें, और जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ा सकते हैं, उसकी राशि भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में जो आपने ले रखी है मनी बैक पॉलिसी, उसमें से निकलने की सलाह आपको तुरंत दी जा रही है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग जारी है योर मनी पर। बने रहिए हमारे साथ। योर
योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ बने हुए हैं कार्तिक जवेरी। लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे हमारे साथ हमें प्रशांत सारस्वत ने लखनऊ से ईमेल किया हुआ है। कार्तिक, इनका पोर्टफोलियो पूरा हम स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। बहुत सारे फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कुछ 3 बड़े सवाल पूछे हैं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लेकर। सबसे पहले तो इन्होंने जो फंड्स का सिलेक्शन किया है वो कैसा है। दूसरा, रिटायरमेंट के लिहाज से क्या कोई पेंशन प्लान में इनको निवेश करना चाहिए या एनपीएस में। फिलहाल इन्होंने नहीं कोई स्ट्रैटेजी बनाई है उस तरह की, जानना चाहते हैं कि करें या ना करें। और तीसरा बड़ा सवाल उनका ये है कि इंटरनेशनल फंड्स इनको खरीदने हैं तो कौन से खरीदे। कुछ रिसर्च उन्होंने कर रखी है, कुछ फंड्स के नाम भी हम स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, उनके इंटरनेशनल फंड्स जो वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो क्या सलाह होगी? देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स ठीक है, पर जिस रीजन से उन्होंने चुना है वो रीजन गलत है। तो आप अपने फंड्स रखें, पर इतने सारे फंड्स भी रखने की जरूरत नहीं है। आमतौर से हम सलाह देते हैं कि 1 या 2 डाइवर्सिफाइड फंड्स रखें, 1 या 2 मिड कैप रखें और 1 आध क्षेत्रीय फंड्स रखें। तो नेट 5 या 6 फंड स्कीम्स होनी चाहिए आपके पास। अब रिटायरमेंट की बात करते हैं तो देखिए, रिटायरमेंट में एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन है, पर ये उनके लिए जिनको कंपलसरी कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है अपने प्रोविडेंट फंड के फंड्स का। अगर आपके लिए ये एक ऑप्शनल चीज है, ये विकल्प आपके लिए कंपलसरी नहीं है, तो फिर एनपीएस में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी पेंशन प्लान के लेने की जरूरत है। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड और इक्विटी फंड्स के जरिए ही कीजिए, क्योंकि वहां पे आपका फंड कंप्लीटली लिक्विड रहेगा। एक एफिशिएंट और इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट बनता है जहां पे पूरा कॉर्पस आपके कंट्रोल में होता है। तीसरी बात इंटरनेशनल फंड्स की, तो इंटरनेशनल फंड्स होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में अगर आप चाहें तो, बट नॉट मोर देन 5 या 10%। और ये इसका रीजन ये है कि कहीं जहाँ पे रूपी डेप्रिशिएट होते रहता है, वहाँ पे अगर एक्चुअल प्रॉफिट भी ना हो तो भी आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है। और साथ ही साथ इसमें अगर आप किसी इंडेक्स का टाइप का फंड ले लें, जैसे कि नैस्डैक है, हैंगसेंग है, ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं आपके लिए, ये आप चूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहे कि प्योर यूएस में जाके लीडिंग ब्लू चिप्स आपको लेनी है, तो ब्लू चिप टाइप के भी फंड्स हैं जो आईसीआईसीआई की तरफ से हैं, डीएसपी के भी कुछ फंड्स हैं। ऐसे आप 1 या 2 फंड्स में अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। यानी प्रशांत, यहाँ पे सीधे से इतने सारे फंड्स आपको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने की जरूरत नहीं है। और यही सलाह हम प्रशांत के साथ साथ तमाम दर्शकों को भी देंगे। आपके पास फंड ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास रिटर्न बहुत ज्यादा आ जाएगा। आपके फंड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फंड अच्छा होना चाहिए, रिटर्न तो आपको उससे अच्छा मिल ही जाएगा। चलिए, ये आपको योर मनी में सलाह दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक, आज शो पर आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।